हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एंटीकोआगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि बॉडी की किसी साइड पे जब भी हमें इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो बॉडी की जिस साइड पर इंजरी होती है, जहाँ से खून निकल रहा होता है, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। ये ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इंजरी साइट पर आते हैं और ये एक एक करके एक्टिवेट होते हैं। मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे ये चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड को क्लॉट करते हैं। क्लॉट मतलब जमना। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो लॉस होने से प्रिवेंट हो जाता है। यानी कि जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा बॉडी से वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता, क्यों वो लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट रहता है, हेपेरिन। तो जो हेपेरिन है वो ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी हमें कभी अपने पैथोलॉजी लेबोरेटरी में किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करना होता है डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो कभी कभार हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है। ओके। तो जब हम किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं तो अब हमने उसको बॉडी से बाहर निकाला तो वो तुरंत क्लॉट हो जाएगा। ठीक है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हम क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोआगुलेंट का यूज़ करते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट और कोआगुलेंट्स का मतलब होता है क्लॉट होना, जमना। तो एंटीकोआगुलेंट एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। तो बेसिकली मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल सेंटर्स में एंटीकोआगुलेंट्स का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और पैथोलॉजी लेबोरेटरी में मोस्ट ऑफ द टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एंटीकोआगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। और जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स है लाइक ब्लड, उनके सेलुलर एलिमेंट्स को प्रिजर्व रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम एंटीकोआगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एंटीकोआगुलेंट्स का यूज़ जो है मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, लाइक ब्लड थिनर मेडिसिन। और ब्लड बैंक में ब्लड सेल्स को प्रिजर्व रखने के लिए, ब्लड कंपोनेंट्स को प्रिजर्व रखने के लिए हम एंटीकोआगुलेंट्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को, रेसिपिएंट को वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सके। तो ये एंटीकोआगुलेंट्स के यूजेस थे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीकोआगुलेंट्स। तो हम इन सारे एंटीकोआगुलेंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। अगर इन सारे एंटीकोआगुलेंट्स का मैं शॉर्ट में मोड ऑफ एक्शन बताऊं तो ये एंटीकोआगुलेंट्स जो है बेसिकली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर पे वर्क करेंगे। वो एक फैक्टर जो है या तो उस एक फैक्टर के फंक्शन को ये रोक देंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे, या तो उसको रिमूव कर देंगे, या फिर प्रेसिपिटेट कर देंगे। और इस तरीके से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो चेन वाइज एक्टिवेट होकर ब्लड को क्लॉट करते हैं। मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर तीसरे को एक्टिवेट करेगा, ऐसे ही चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं। तो जब 13 में से किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर ने अपना काम करना बंद कर दिया, वो इनएक्टिव हो गया, तो आगे वाला अपने आप एक्टिव नहीं हो पाएगा और इस तरीके से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा। तो ये जितने भी एंटीकोआगुलेंट्स हैं, EDTA, हेपेरिन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, डबल ऑक्सिलेट, ACD, CPD, CPDA, ये सारे एंटीकोआगुलेंट्स जो हैं वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर पे वर्क करते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए इन सारे एंटीकोआगुलेंट्स को हम एक एक करके कवर करते हैं कि इनका जो है मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितने प्रपोर्शन में हमें इन्हें यूज़ करना है ब्लड में, इनके यूजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट एंटीकोआगुलेंट है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम EDTA के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, बेसिकली जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो 4th क्लॉटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, उससे ये बाइंड हो जाता है और ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ब्लड को क्लॉट करने के लिए कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो EDTA क्या कर रहा है, 4th क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम को ही बाइंड कर ले रहा है और इससे क्लॉटिंग का जो आगे का मैकेनिज्म है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता और ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट, EDTA एंटीकोआगुलेंट को हम कितने प्रपोर्शन में ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको हम 1.5 mg पर ml ऑफ ब्लड के साथ जो है यूज़ करते हैं।
अब EDTA एंटीकोगुलेंट जिस ट्यूब में प्रेजेंट रहता है उस ट्यूब का कलर पर्पल कलर का होता है, यानी कि लेवेंडर कलर की ट्यूब में EDTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है। EDTA एंटीकोगुलेंट को मोस्ट कॉमनली रूटीन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। EDTA एंटीकोगुलेंट में हम डायसोडियम और डायपोटेशियम सॉल्ट जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं, बट डायपोटेशियम सॉल्ट जो है वो मोर प्रेफर किया जाता है क्योंकि डायपोटेशियम सॉल्ट्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू डायसोडियम सॉल्ट से। लेकिन अब जो है हम डायसोडियम और डायपोटेशियम को छोड़कर ट्राईपोटेशियम सॉल्ट्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं EDTA में। तो हम हेमेटोलॉजी लैब में किस किस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं, तो जो है इसको हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, हेमाटोक्रिट के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। और EDTA एंटीकोगुलेंट ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है, तो इसलिए हम इसको जो है ब्लड स्मेयर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सिकलिंग टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, HbA1c के लिए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए और प्लेटलेट काउंट के लिए हम EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा EDTA एंटीकोगुलेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम EDTA एंटीकोगुलेंट में ब्लड को काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें ब्लड सेल्स में, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में हमें क्रिनेशन और स्पीरोसाइट्स चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें ग्रेनुअल्स लॉस हो जाएंगे, प्लेटलेट्स जो है वो रप्चर हो जाएंगे और TLC और जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है हेपेरिन। अगर हम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट के मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ें कि ये कैसे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, तो ये करता है बेसिकली हेपेरिन जो है ये एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और ये एंटी थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। यानी कि जो हेपेरिन है वो बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर 9th, 10th, 12th और 13 क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिव करके उनके फंक्शन को रोक कर थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। ठीक है, और अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्लॉटिंग का जो आगे का प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये था हेपेरिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरीके से ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। अगर हम हेपेरिन के प्रपोर्शन की बात करें कि कितने प्रपोर्शन में हम इसको ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको है हम 15 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड में यूज़ करते हैं। हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है वो जिस ट्यूब में प्रेजेंट रहता है उस ट्यूब का कलर ग्रीन कलर का होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। हेपेरिन में हम जो है मोस्ट कॉमनली सोडियम, लिथियम और अमोनियम सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमें लिथियम लेवल चेक करना है तो हम सोडियम हेपेरिन यूज़ करेंगे और अगर हमें अमोनियम लेवल चेक करना है तो हम सोडियम और लिथियम हेपेरिन दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम हेपेरिन को जो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, एली सेल प्रिपरेशन के लिए, रेड सेल एंजाइम स्टडीज़ के लिए जैसे कि G6PD की स्टडी के लिए, इम्यूनोफिनोटाइपिंग के लिए हम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है। हेपेरिन जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है बाय बर्थ और बॉडी में जो क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं उनको ये रिमूव करता है और बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट को हम ब्लड बैंक में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा हेपेरिन एंटीकोगुलेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हेपेरिन जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं और हम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का यूज़ करके TLC काउंट नहीं कर सकते, ब्लड स्मेयर नहीं बना सकते हैं और हेपेरिन एंटीकोगुलेंट जो है वो एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए भी सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड भी जो है 4th क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम आयन पर ही वर्क करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ सेग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम आयन को जो है ये अलग कर देता है और इस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अलावा हम ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए कि ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। जब भी हम पेशेंट से ब्लड का सैंपल लेते हैं ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, तो जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो हर घंटे 10 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है।
क्योंकि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इनोलेज, और ये इनोलेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता रहता है और इससे जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे जो पेशेंट की बॉडी में एक्चुअल में जो ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट था वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, जो इनोलेज एंजाइम है उसके फंक्शन को ये रोक देता है। तो जब इनोलेज एंजाइम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो ग्लूकोज का जो लेवल है, एक्चुअल लेवल, वो हम मेजर कर पाएंगे। तो ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम जो है सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन सोडियम फ्लोराइड जो है वो एक वीक एंटीकोगुलेंट है, तो इसीलिए हम सोडियम फ्लोराइड के साथ जो है पोटेशियम ऑक्सलेट को जो है एज अ प्राइमरी एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है, ये भी जो है कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करके ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट का मिक्सचर यूज़ करते हैं। अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो 2 mg/ml ऑफ ब्लड में हम इस एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हैं। और सोडियम फ्लोराइड जिस ट्यूब में प्रेजेंट रहता है उस ट्यूब का कलर ग्रे कलर का होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम इस ग्रे वायल का यूज़ जो है वो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो एंजाइम डिटर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। फोर्थ एंटीकोगुलेंट है सोडियम सिट्रेट। अगर हम सोडियम सिट्रेट के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एंटीकोगुलेंट जो है फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम आयन को जो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है उसको ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो कैल्शियम जो है आयनाइज्ड फॉर्म में ही अपना वर्क कर रहा था, अगर उसे अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो अपना जो वर्क है वो नहीं कर पाएगा, ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, जो कैल्शियम है उसको आयनाइज्ड फॉर्म से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम साइट्रेट को जो है हम कोगुलेशन स्टडीज़ और ESR को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए हम सोडियम सिट्रेट का यूज़ करते हैं। अगर हम कोगुलेशन स्टडीज़ में सोडियम सिट्रेट के प्रपोर्शन की बात करें कि कितने प्रपोर्शन में हम इसे यूज़ करते हैं, तो 1:9 के प्रपोर्शन में हम इसे यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें जो 1 पार्ट है वो एंटीकोगुलेंट होगा 200 माइक्रोलीटर और जो 9 पार्ट है वो ब्लड होगा, यानी कि 1.8 ml ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो ट्यूब का कलर होता है कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए जो हम वायल का यूज़ करते हैं उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और अगर हमें ESR को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए जो है हम 1:4 का प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। यानी कि जो 1 पार्ट है वो एंटीकोगुलेंट होगा 400 माइक्रोलीटर और जो 4 पार्ट है वो ब्लड होगा, यानी कि 1.6 ml ब्लड। ठीक है, इसमें जो ट्यूब का कलर होता है, जो वायल का कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, कोगुलेशन स्टडीज़ में बेसिकली थ्रोम्बोसिस, PT, APTT टेस्ट जो है आते हैं, डी डायमर टेस्ट। तो इसको जो है सोडियम साइट्रेट को हम कोगुलेशन स्टडीज़ और ESR के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये जो है सेल्स की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व नहीं करके रखता है और हम इसको CBC के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंजाइम्स की स्टडी के लिए भी सोडियम सिट्रेट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। फिफ्थ एंटीकोगुलेंट है डबल ऑक्सलेट। ये एंटीकोगुलेंट अब हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये भी फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम पर ही वर्क करता है। कैल्शियम आयन को ये प्रेसिपिटेट कर देता है और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। अगर हम डबल ऑक्सलेट के प्रपोर्शन की बात करें तो इसको हम 2 mg/ml ऑफ ब्लड में यूज़ करते हैं। अब इसे डबल ऑक्सलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें 2 ऑक्सलेट यूज़ करते हैं, एक पोटेशियम ऑक्सलेट और एक अमोनियम ऑक्सलेट। 3 पार्ट जो है वो अमोनियम ऑक्सलेट हम यूज़ करते हैं और जो 2 पार्ट है वो हम पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ करते हैं। पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल को श्रिंक करता है और जो अमोनियम ऑक्सलेट है वो रेड ब्लड सेल को स्वेल करता है। तो हम इसमें दोनों का बैलेंस यूज़ करते हैं कि जो ब्लड है वो ना ही स्वेल हो ना ही वो श्रिंक हो। ठीक है, तो इसको जो है हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं किया जाता है। इसको जो है हम बेसिकली ESR या फिर हेमाटोक्रिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें
तो ये जो है मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके नहीं रखता अच्छे से, और ब्लड स्मेयर की स्टडी के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता है। तो अभी तक जो भी हमने टेस्ट पढ़े, इन सभी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है हमें एंटी कोगुलेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे प्लाज्मा ऑब्टेन होता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हम क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म करते हैं, जिससे सीरम ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली जिन वाइल्स में, जिन ट्यूब में कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उस वाइल को, उस ट्यूब को हम SST ट्यूब बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस ट्यूब का जो कलर होता है SST ट्यूब का, वो येलो कलर का होता है, और इस ट्यूब में बेसिकली 2 एजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट, सिलिका पार्टिकल्स। ये जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं ये SST ट्यूब में क्लॉट एक्टिवेटर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ही ब्लड इसमें हम लेंगे वो और जल्दी क्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं ये ब्लड को बहुत जल्दी से क्लॉट करते हैं। क्योंकि ब्लड जब अच्छे से क्लॉट होगा तो जब हम उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज के दौरान जो सीरम ऑब्टेन होगा वो अच्छा खासा होगा। इसके अलावा SST ट्यूब में सीरम सेपरेटर के रूप में एक जेल प्रेजेंट होता है, और इस जेल को हम इनर्ट पॉलीमर जेल बोलते हैं। ये जो जेल होता है ये ब्लड सेल को और प्लाज्मा को सेपरेट करता है। तो बेसिकली जिन टेस्ट के लिए हमें सीरम सैंपल की ज़रूरत होती है उसके लिए हम ये SST ट्यूब जो है यूज़ करते हैं। तो वो कौन से टेस्ट है? बहुत सारे टेस्ट है, जैसे कि यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स। ये सारे टेस्ट के लिए जो है हमें SST ट्यूब में सैंपल लेना होता है। तो अब जो एंटीकोगुलेंट बचे हैं वो है ACD, CPD, CPDA, CPDA विद सेगम। तो ये सारे एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो हम ब्लड बैंक में यूज़ करते हैं। इन एंटीकोगुलेंट को हम ब्लड बैंक में क्यों यूज़ करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।